1938 में सऊदी अरेबिया के शहर दहरान में कमर्शियल लेवल पर क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन इस वक्त ना तो ऑयल डिस्कवर करने वाले और ना ही करवाने वाले जानते थे कि ये ऑयल की डिस्कवरी सऊदी अरेबिया का फ्यूचर बदल देगी। साल गुजरते गए और सऊदी अरेबिया तरक्की के उस जहाज में बैठ गया जो कि लाइट की स्पीड से उड़ान भरने वाला था। आज के दिन सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 17th नंबर पर है, लेकिन 50 साल पहले सऊदी अरेबिया टॉप 100 कंट्रीज में भी नहीं था। आखिर कैसे सऊदी अरेबिया ने अपने आप को दुनिया की नजरों में जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया और कैसे सऊदी अरेबिया के पास दुनिया की सबसे अमीर ऑयल कंपनी है। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सऊदी अरेबिया। 1985 में सऊदी अरेबिया की जीडीपी 315 बिलियन थी, लेकिन कैसे सऊदी अरेबिया ने 40 साल में अपनी जीडीपी को 7 गुना बढ़ा के $2.2 ट्रिलियन कर लिया। इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमें सऊदी अरेबिया के शुरू से शुरू करना होगा। 15 जनवरी 1902 को अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद ने रियाद को राशिद नामी कबीले से ले लिया। 1913 में अब्दुल अजीज, जिन्हें इब्ने सऊद भी कहा जाता है, उनकी फोर्सेस ने अल आहसा स्टेट को ओटोमन एम्पायर से छुड़वाकर सऊदी किंगडम में इंक्लूड कर लिया। अल आहसा को अल हसा और हजर भी कहा जाता है और यह इलाका रियाद से तकरीबन 310 किलोमीटर के फासले पर है। इब्ने सऊद ने 1922 को नजद और 1925 में हिजाज को कनकर करके सऊदी किंगडम का हिस्सा बना लिया। फाइनली 1932 में इब्ने सऊद को सऊदी किंगडम का लीडर चूज कर लिया गया। इस वक्त तक सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी मोस्टली रिलीजियस एक्टिविटीज पर आए गए लोगों से टैक्स पर चलती थी, लेकिन इब्ने सऊद सऊदी किंगडम को इस टैक्स के पैसों से इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे और ऑयल जैसे सोर्सेज ढूंढना चाहते थे। लेकिन रेगिस्तान में ऑयल मिलने का ख्याल आया कैसे? इसके पीछे भी कुछ लॉजिकल रीजंस हैं। पहला ये कि 1908 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने पर्शिया यानी कि ईरान से ऑयल डिस्कवर किया, लेकिन उस वक्त ये बिलीव किया जाता था कि अरेबियन पेनिनसुला में ऑयल नहीं मिल सकता। सेकंड नंबर पर यह भी रीजन बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑयल की किल्लत हो गई थी और जर्मनी में ऑयल खत्म होने की वजह से एलाइज ने इसका खूब फायदा उठाया। थर्ड रीजन उस वक्त सामने आया जब दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन जैसे डाउनफॉल से गुजर रही थी। असली रीजन ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्ट होने की वजह से सऊदी अरेबिया में रिलीजियस एक्टिविटी पर आने वाले लोगों की तादाद भी 60% तक गिर गई, जिसने सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को ग्रेटली इफेक्ट किया। 1922 में अपने लीडर बनने से पहले ही न्यूजीलैंड के एक माइनिंग इंजीनियर फ्रैंक होम्स के साथ मिले और 1923 में सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न पार्ट में ऑयल सर्च करने के लिए इजाजत दे दी। दूसरी तरफ होम्स ने 1925 में बहरीन के शेख के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके मुताबिक फ्रैंक को बहरीन में ऑयल सर्च करने की इजाजत मिल गई। ऑयल मिलने के बाद फ्रैंक ने यूएस की कंपनी गल्फ ऑयल को ऑयल निकालने के लिए एग्री किया, लेकिन मसला ये था कि गल्फ ऑयल इराक पेट्रोलियम कंपनी के साथ पार्टनर थे और इन पार्टनर्स ने रेड लाइन एग्रीमेंट कर रखा था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक गल्फ ऑयल बाकी पार्टनर की रजामंदी के बगैर बहरीन में ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकते। और अफसोस की बात तो ये है कि पार्टनर्स ने भी ड्रिलिंग करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से गल्फ ऑयल ने अपने शेयर्स और इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया यानी कि सोकल पर ट्रांसफर कर दिए और बहरीन में ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। इस दौरान इब्ने सऊद अरेबिया की जमीन से ऑयल ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के एक माइनिंग इंजीनियर कार्ल ट्विशल ने उन्हें बहरीन से ऑयल निकल लेने का वेट करने को कहा। 31 मई 1932 को बहरीन से ऑयल मिला और ये सही मौका था कि सऊदी अरेबिया में भी ऑयल निकालने का काम शुरू किया जाए। अल हसा में ऑयल की डिस्कवरी का काम शुरू हो गया। कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो कि सोकल की ही सब्सिडरी कंपनी थी, जब उनके जियोलॉजिस्ट माइनिंग साइट पर आए तो उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां से ऑयल मिलने की उम्मीद बहुत थी और उसे डैमैम नंबर 7 का नाम दिया गया। 3 साल तक 1400 मीटर की ड्रिलिंग करने के बाद तक उन्हें ऑयल ना मिला, लेकिन चीफ जियोलॉजिस्ट मैक्स टिनिकी को अभी भी उम्मीद थी
और उन्होंने 1400 मीटर से भी डीप जाने का मशवरा दिया। फाइनली 3 मार्च 1938 को उन्हें कमर्शियल लेवल पर ऑयल मिला जो कि दूसरी कंट्रीज को भी सेल किया जा सकता था। ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद सऊदी अरेबिया की मुख्तलिफ इलाकों से ऑयल दरियाफ्त होने लगा। 1943 में सोकल का नाम चेंज करके अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी कि अरामको रख दिया गया और 1950 आते तक सऊदी गवर्नमेंट का अरामको के साथ 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट हो गया और फाइनली 1988 में सऊदी गवर्नमेंट ने अरामको को खरीद कर सऊदी अरामको का नाम दे दिया। सऊदी अरेबिया से ऑयल मिलने के बाद कंट्रीज की डिमांड बढ़ गई और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए और फास्ट डिलीवरी के लिए सऊदी अरेबिया ने 1950 में 1212 किलोमीटर की पाइपलाइन कंप्लीट की जो कि दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ऑयल की डिस्कवरी के बाद अरामको ने तरक्की की सीढ़ियों पर चलना नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। 1958 में अरामको ने 10 लाख ऑयल के बैरल्स प्रोड्यूस किए और ये नंबर बढ़ते ही गए। सिर्फ 4 साल बाद ही अरामको ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। टोटल में 5 बिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट कर दिए और 1960 में एनुअली 1 बिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। आज के दिन तक सऊदी अरामको ने टोटल 270 बिलियन बैरल्स यानी कि 43 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑयल एक्सपोर्ट किया है। 2024 तक के मुताबिक अरामको की टोटल वर्थ 1914 बिलियन या फिर 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है और ये ही कंपनी है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं है। अगर इस वीडियो में मोहम्मद बिन सलमान के खर्चों की लिस्ट भी बना के रखूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये किसी और दिन का टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।